हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद बीकेएस। तो एसपीएससी एकेडमी की ये जीटी फर्स्ट है 2024 की, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो रिमेनिंग बाकी हमारे पास बचेंगी 2 और 3, क्योंकि फोर्थ जीटी जो थी वो मैंने अपलोड कर दी ऑलरेडी। ये फर्स्ट वीडियो, ये फर्स्ट जीटी की, तो उसके बाद जो है 2 और 3 वो भी अपलोड हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद आपके पास पहला एमसीक्यूज है। इन caloric theory, caloric was considered as a self-repellent fluid to counter gravitational magnetic field, gravitational force between the molecules of the substance। अब इसकी बात यह है कि इसकी थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड नॉलेज आपको दे दूं कि कैलोरिक जो थ्योरी थी ना, उसके मुताबिक हीट को कंसीडर किया जाता था एज ए वेटलेस फ्लूइड। ठीक है, वेटलेस फ्लूइड। ठीक। अच्छा, उसमें एक प्रॉपर्टी थी सेल्फ रिपेलेंट की। सेल्फ रिपेलेंट यानी कि वो खुद को जो है रिपेल करता था। अब वो रिपेल क्यों करता था? क्योंकि आपको पता है कि हर जो मॉलिक्यूल है उसके दरमियान, या जो भी एटम्स वगैरह हैं उसके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है काउंटर करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए वो जो है एक दूसरे को रिपेल करते थे, और जिसकी वजह से इसको कंसिडर किया जाता था सेल्फ रिपेलेंट फ्लूइड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। अच्छा, दूसरा क्या है आपके पास? इन कैलोरिक थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इज फ्लूइड फेल्ड। तो ये कैलोरिक थ्योरी जो शुरू में थी ये डिस्कार्ड हो गई थी। बाद में ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था काउंट रमफर्ड। ठीक है, काउंट रमफर्ड। इसने ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी थी बाय बियरिंग अ बाय बोरिंग अ वॉल विथ अ गन, बोरिंग गन। ठीक है, ये आपकी बुक की लैंग्वेज है। तो अच्छा, वो किस वजह से? एक एक्सपेरिमेंट इसने किया था, प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय फ्रिक्शन, उसमें ये लैंग्वेज लिखी हुई है। ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि स्टेट ऑफ चेंज फेज ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो थ्योरी थी ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कुछ चीज़ें, जैसे कि स्टेट जो थी ना, स्टेट चेंज जब होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये क्यों रहता है? कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक ये था कि अगर एक बॉडी हॉट है तो उसमें ज़्यादा कैलोरिक है, और एक बॉडी अगर कोल्ड है तो उसके पास कैलोरिक जो मटेरियल है या कैलोरिक जो फ्लूइड है वो कम है। तो अगर देखो कि आपके पास एक बॉडी है, जैसे कि मैं अगर नाम दूं किसका, आइस आइस क्यूब। ठीक है, आइस क्यूब। अब आइस क्यूब जो है ना, याद कर लो, इसकी हीट डिफरेंट होगी, लेकिन जब ये स्टेट चेंज करेगा तो स्टेट चेंज होने की वजह से टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होता, लेकिन हीट चेंज होती है। अब हीट चेंज काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आ रही होगी ये बात, जिन्होंने पहली मरतबा सुनी होगी। मैंने क्या कहा कि अगर आप आइस को मेल्ट करवाओगे, ठीक है, या उसको हीट दोगे, तो उसकी टेम्परेचर जो है, उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर उसका सेम रहेगा, लेकिन उसकी हीट चेंज होगी। अब जिसको समझ नहीं है उसको मैं समझाऊं। यहाँ पर देखो, अगर ये आपके पास आइस क्यूब के मॉलिक्यूल्स हैं, आइस क्यूब के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये आइस के अंदर क्या है? ये आइस के अंदर पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर बने हुए हैं। ये स्ट्रक्चर आइस की पैक्ड है, और ये जो है सॉलिड स्ट्रक्चर है आपके पास। अच्छा, जब आपने इसको हीट दी तो हीट ने क्या किया? ये इसके बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, इन बॉन्ड्स को उसने तोड़ा। क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब देखो ना, अगर किसी एग्जांपल दूं, अगर सिंपल, कि दो बंदे हैं, उनकी आपस में दोस्ती है, तो अगर उनकी दोस्ती तोड़वानी है तो बाहर से कोई चीज़ उनको लालच देनी पड़ेगी, या कोई एक्सटर्नल जो है एजेंट लाना पड़ेगा, तभी तो वो बॉन्ड टूटेगा। तो इसी तरह से अगर इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आपने बॉन्ड को तोड़ना है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब आप हीट दोगे तो ये जब तक पूरी जो है सॉलिड, या जब तक ये पूरा सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता,
इवन के छोटा सा अगर स्मॉल सॉलिड भी बच जाए वो भी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। और ये वाली जो चीज़ थी ना, ये जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया, ये भी इस थ्योरी के हिसाब से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और चेंज इन मास एंड वेट ऑन हीटिंग आर कूलिंग। अब इसने कहा था कि हीटिंग वाली बॉडी में कैलोरिक ज़्यादा होगा, तो भाई जब कोई हॉट चीज़ है या कोई मतलब कप ऑफ टी है, अगर वो गर्म है, ठीक है, हॉट कप ऑफ टी, तो उसमें से जब हीट बाहर जाएगी, उसमें से अगर हीट बाहर गई तो क्या होगा कि इस थ्योरी के मुताबिक उसमें से कैलोरिक बाहर चला गया। तो अगर कैलोरिक बाहर चला गया, कोई फ्लूइड बाहर चला गया, तो उसका मास जो है या वेट जो है वो कम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि नो चेंज इन मास एंड वेट ऑन हीटिंग और कूलिंग ऑफ सब्सटेंस। तो मास में या वेट में कोई चेंजिंग नहीं आती, तो इसकी वजह से इसका जो ये तीनों पॉइंट्स इसने एक्सप्लेन नहीं किए थे, तो इसकी वजह से इसको वो हम बोलते हैं यानी कि इसको इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय काउंट रमफर्ड, ये साइंटिस्ट का नेम आ गया। ऑन कैनन मजल बोरिंग प्रोसेस रिजेक्टेड, क्या रिजेक्ट किया, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एज अ फ्लूइड। यही जो है कैलोरिक थ्योरी थी जो इसने रिजेक्ट की। अभी इसने सेम बात जो है वो आपसे पूछी है। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय जोल प्रूव्ड दैट हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड विद वर्क। ठीक है, अब ये जो है एक दूसरा एक्सपेरिमेंट था जो कि जोल साइंटिस्ट ने किया था, जिसका आप यूनिट पढ़ते हो कि वर्क और हीट का यूनिट जो है वो जूल है। सो ये साइंटिस्ट था जिसकी वजह से, इस कंट्रीब्यूशन की वजह से इसको आप जो है इतनी इज्जत देते हो। और हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड विद वर्क, इसने मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट और ये सारी चीज़ें जो है अपना अलग से एक्सप्लेन की थी। कैलोरिक इज द हाइपोथेटिकल वेटलेस फ्लूइड। अब एक ही जो है थियोरी से 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। ये टेस्ट काफ़ी सिंपल है, इसमें प्रॉब्लम्स भी थोड़े बहुत हैं और बाकी थ्योरेटिकल है पूरी। तो मैंने सोचा कि इसको कॉन्सेप्चुअली जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं बैकग्राउंड में वो मैं आपको बता दूं। अकॉर्डिंग टू डेश थ्योरी ऑल मटेरियल बॉडीज कंटेन हीट विद इन इटसेल्फ। तो यही कैलोरिक थ्योरी थी कि जिसके अकॉर्डिंग हर बॉडी के अंदर जो है कैलोरिक प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो ना, अगर आपने एक टॉपिक को मिस किया है तो एक टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जो एमडी गेट में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस कर देते हैं या स्किप कर देते हैं या वैसे ही जो है छोड़ देते हैं अपनी मर्जी से, तो उनके लिए ये सोचने वाली बात है। अच्छा, दूसरा इंटरनल एनर्जी क्या है, तो इंटरनल एनर्जी की ये जो ऑप्शन है सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। इसमें इसका कोई कॉन्सेप्ट या ऐसी चीज़ नहीं बतानी, ये आपके डायरेक्टली बुक के अंदर की मैंने, और ये आपकी डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी की। अच्छा, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को हम बोलते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। हीट को कहा जाता है टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। और टेम्परेचर को कहते हैं हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ट्रांसलेशनल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के भी फॉर्म्स होते हैं, रोटेशनल भी होती है, ट्रांसलेशनल भी होती है, और इस तरह से उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। तो टेम्परेचर को जो कंसिडर किया जाता है ना, वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसिडर किया जाता है। और हीट जो होती है वो आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी मॉलिक्यूल्स होती है। अब ये मैं हीट का क्यों बता रहा हूँ टेम्परेचर का, क्योंकि ये जो आप पढ़ते हो बेसिकली ये डेफिनेशन वो हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस में पढ़ते हो आप, यानी कि दोनों टॉपिक्स कंपेयर करके हीट और टेम्परेचर में फ़र्क क्या है, तो वहाँ पर जो है आप ये चीज़ पढ़ते हो। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से हीट इज़ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कंटेन्ड बाय द मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक हीट क्या है, बाकी ऑप्शंस भी पढ़ते हैं। एनर्जी कंटेन्ड बाय बॉडी ड्यू टू मॉलिकुलर मूवमेंट्स, मॉलिकुलर मूवमेंट्स की वजह से हीट जनरेट नहीं होगी। एनर्जी कंटेन्ड बाय बॉडी ड्यू टू इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की वजह से भी नहीं होगी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कंटेन्ड बाय मॉलिक्यूल्स, आप मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं हीट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हीट। तो ये वाला जो ऑप्शन है सी, दैट इज द करेक्ट।
स्पॉन्टेनियस, अब इसमें ये जो सवाल है ना, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज, तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, तो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी से, अच्छा सवाल आपसे पूछा गया है कि स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि खुद ब खुद हो जो, ठीक है, जो खुद ब खुद हो। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास अगर एक कप है, ठीक है, उसमें हॉट कप ऑफ कॉफ़ी, अब आपके पास एक कॉफ़ी का कप है या मग है। अब देखो, अब अगर इसने आपने इसको छोड़ दिया नॉर्मली, तो ये क्या होगा, इसमें से हीट बाहर जाएगी, और कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद ये जो कप है इसमें से हीट बाहर चली जाएगी, तो इसकी हीट कम हो जाएगी, तो ये कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसमें से हीट जो है वो कम हो गई। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है, यहाँ पर आपने ये देखना है कि हीट खुद से बाहर गई या आपने कोई फोर्स लगाया, उस पर कोई ऐसा मंत्र पड़ा जिसकी वजह से ये हीट बाहर गई। तो हीट अपने आप बाहर गई है, तो इससे जाहिर हुआ कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और ये कैसे होगा, ये होगा स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद ये चीज होगी। अब यहाँ पर ये जो सवाल है ना, ये अब ऑप्शंस इसके, अब पढ़ो। कोल्ड बॉडी बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जाएगी, सप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी, तो सवाल स्पॉन्टेनियस का पूछा गया है, तो हमें स्पॉन्टेनियस पता नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस में देखो, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की गई आफ्टर सप्लाइंग एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी हम क्यों देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी हमें नहीं देगी। अब इसका जो थर्ड ऑप्शन है, फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, तो हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ये मैंने पढ़ा है। अब ये क्वेश्चन में मिस्टेक है या जो है इसके पीछे कोई और कॉन्सेप्ट है, तो वो आपने देखना है या टेस्ट बनाने वाले से पूछना है कि उसने ये किस हिसाब से क्वेश्चन दिया है। बाकी मेरे हिसाब से ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट जाएगी, और ये क्यों जाती है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, इनके टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से हीट हमेशा फ्लो करती है, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर तो मौजूद नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर हॉट रखें और यहाँ पर कोल्ड रखें, तो फिर ये जो है वो मेरे हिसाब से करेक्ट बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के डिफरेंस की वजह से नहीं हीट फ्लो करती, हीट जो फ्लो करती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के डिफरेंस पर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। थर्ड में भी जो है टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी गिवन है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। अच्छा, एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव द सेम रूट मीन स्क्वायर स्पीड एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 300। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन से टेम्परेचर के ऊपर आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है या स्पीड है वो हाइड्रोजन के स्पीड के इक्वल होगी, जबकि उसका जो टेम्परेचर हो वो 300 हो, यानी कि हाइड्रोजन का टेम्परेचर जब 300 हो तो उसकी जो स्पीड हो वो कौन से टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की स्पीड उसके बराबर मिलेगी। तो यहाँ पर आपके पास जो रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला है वो क्या है, 3RT/m, ठीक है, अंडर रूट। अब यहाँ पर देखें, अगर आपने प्रॉब्लम्स किए हुए हो ये वाले, तो वेलोसिटी आपको यहाँ पर देखें, अच्छा टेम्परेचर किस किस का गिवन है, तो आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना है, एट व्हाट टेम्परेचर विल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, टेम्परेचर फाइंड करना है आपने। तो टेम्परेचर निकालने के लिए T2/T1 इज इक्वल्स टू, अच्छा टेम्परेचर और किसका कंपेरिजन है, मास का, टेम्परेचर और मास का कंपेरिजन है। तो यहाँ पर अगर मास को आप उस साइड लेकर जाओगे, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करो सबसे पहले, और उसके बाद ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये डिवाइड में उस साइड जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर जब मास आएगा तो मास इस टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
तो T2 के सामने आपने जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो T2 के सामने आपने M2 रखना है और ये T1 के सामने आपने M1 रखना है। अब T2 किसके लिए है? टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन। तो जब T2 ऑक्सीजन के लिए है तो TO में लिख लेता हूँ इसको और नीचे T हाइड्रोजन लिख लेता हूँ और उसके बाद M2 उसके बाद M2 किसके लिए? M2 है हमारे पास M2 भी ऑक्सीजन के लिए होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है 32। हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि ये TO2 है और ये TH2 है। तो हाइड्रोजन का कितना होगा? 2। तो ये इसके साथ डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 16। अब ये T हाइड्रोजन इसके साथ डिवाइड कर रहा है और T हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? T ऑक्सीजन अपॉन T हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? 300 केल्विन। तो ये उस साइड जाकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो ये 16 आपका और ये 16 इंटू 300 केल्विन। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 4800 केल्विन। जब 4800 केल्विन होगा ऑक्सीजन के लिए तो दोनों की VRMS बराबर आएगी। VRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड, किसके लिए? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। यहाँ पर ये 2400 है, ये गलत है। 4800 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जब दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो क्या होता है? देयर इंटरनल एनर्जीज आर इक्वल, देयर टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी बोथ आर इक्वल, देयर टेम्परेचर इज इक्वल ओनली। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ इक्वल होता है किस केस में? थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम में आप बोलते हो कि जब थर्मल इक्विलिब्रियम को किस तरह से आप बोलते हो, आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर आप सपोज करो कि ये आपके पास एक कोल्ड बॉडी है, दूसरी आपके पास कोई हॉट बॉडी है, तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा। इसका टेम्परेचर क्या होगा? इसका टेम्परेचर होगा कम। तो अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में रखूं तो हीट कंटिन्यूसली फ्लो करेगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो जब ये इसकी तरफ हीट जाएगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम आ जाएगा। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। और एक बात अगर आपके जहन में आ रही हो कि टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम ये बात हमेशा करेक्ट नहीं होती कि अगर टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी भी सेम हो दो बॉडीज़ की। क्यों? दोनों बॉडीज़ की इंटरनल एनर्जी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, भले उनका टेम्परेचर सेम हो। तो फिलहाल के लिए हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी पर डिपेंड करता है, ये बात ठीक है। लेकिन दो बॉडीज़ का अगर टेम्परेचर सेम हो तो उनकी इंटरनल एनर्जी सेम हो, ये बात लाजमी नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ करेक्ट? डी। कौन सी कंडीशन पॉसिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल? डिफरेंट टेम्परेचर बट इक्वल इंटरनल एनर्जी, डिफरेंट इंटरनल एनर्जी बट इक्वल टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट इंटरनल एनर्जी। अभी मैंने जो है आपको ये चीज़ बताई है कि कौन सी कंडीशन पॉसिबल है कि डिफरेंट अगर टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो इंटरनल एनर्जी आपकी इक्वल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अगर डिफरेंट इंटरनल एनर्जी है तो टेम्परेचर भी इक्वल आ सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। और डिफरेंट टेम्परेचर हो, डिफरेंट इंटरनल एनर्जी हो, तो ये भी पॉसिबल है। यानी कि ऑल थ्री कंडीशंस आर पॉसिबल। थर्मोमीटर इज यूज फॉर टू मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर तो आपको पता है, थर्म मीन्स हीट और मीटर मीन्स मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो हीट मेजर के लिए ही आपका थर्मोमीटर यूज होता है। अच्छा, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स मेजर टेम्परेचर बाय यूजिंग। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो स्केल होता है आप में आपका, उसमें आप जो टेम्परेचर मेजर करते हो वो किस जो है प्रॉपर्टी से आप मेजर करते हो? वो सबसे पहले तो आप मेजर करते हो थर्मल एक्सपांशन से। और थर्मल एक्सपांशन में भी कौन सी प्रॉपर्टी? तो जब आप थर्मोमीटर के अंदर देखोगे तो कोई लिक्विड पड़ा होगा, और लिक्विड में जो होती है वो नॉर्मली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन जो है आप कंसिडर करते हो रिगार्डिंग
टेम्परेचर मेजरमेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। व्हेन एवरेज व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी चेंज, अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो टेम्परेचर पर कौन कौन सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, एक आपकी इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, दूसरी काइनेटिक एनर्जी, तो ये दोनों चेंज हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। रेफरेंस पॉइंट इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, तो ये आर्बिट्ररी ज़ीरो ज़ीरो कंसिडर किया जाता है। सेल्सियस भी आपको पता है कि ज़ीरो से स्टार्ट होता है 100 तक जाता है, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो ये आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी यानी कि जिसका कोई डिफाइंड चीज़ ना हो, अनस्पेसिफाइड हो, उसको हम आर्बिट्ररी बोलते हैं। आर्बिट्ररी इसको ज़ीरो कंसिडर किया जाता है। टेम्परेचर एट विच बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स coincide with each other इज इक्वल टू, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आकर मिलें, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की बात हो रही है, तो वो मिलते हैं -40 के ऊपर। और ये होगा किस तरह से, तो ये इसके लिए आपको फार्मूला पता है, ऑलरेडी पता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा। कौन सा फार्मूला है, C/5 इज इक्वल्स टू F-32/9 इज इक्वल्स टू K-273/5। अब ये फार्मूला है कंप्लीट तीनों टेम्परेचर्स की कन्वर्शन के लिए, और आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है। अगर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पूछा जाए तो सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करना है, लेकिन अगर सेंटीग्रेड और केल्विन का पूछा जाए तो सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करना है। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट और केल्विन का पूछा जाए तो इन दोनों को कंसीडर करना है। यानी कि जिन दो के बीच में आपसे सवाल पूछा जाए तो उन दोनों का रिलेशन आपने निकालना है। फिलहाल आपसे सवाल किस बारे में, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट के बारे में पूछा गया है, तो आप इन दोनों को कंसीडर करोगे। C/5 F-32/9 इसको फिलहाल यहाँ से हटा दोगे। अच्छा, आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर दोनों का टेम्परेचर सेम आएगा, तो एक्स साइड पर रखोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका x/5। अगर सपोज करते हैं कि x पर दोनों टेम्परेचर्स आकर मिलते हैं तो ये बना x/5 इस साइड वाला, और यहाँ पर ये बना x-32/9। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये 9 उस साइड चला जाएगा, 5 इस साइड आ जाएगा, तो ये बना आपका 9x, और ये आपका आया 5x माइनस, और 32 को ये 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 और 1, ये 160। ठीक है, अब ये 5x को इधर लेकर आओ तो ये 9x, 5x प्लस का इस साइड अगर माइनस का बन जाएगा, ये 5x इज इक्वल्स टू -160। तो ये 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, ये -4x बचेगा, और ये -16, ये माइनस नहीं बल्कि ये 9x प्लस का है, -5 है, तो ये प्लस का बचेगा 4x। तो अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड आकर डिवाइड करेगा तो ये -160 डिवाइडेड बाय 4, दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल मिलेगा आपको, ये -40 के आपको इक्वल मिलेगा। तो -40 जो है आपका वो करेक्ट आंसर है, और ये मैंने आपको बता दिया। एब्सोल्यूट ज़ीरो, अब एब्सोल्यूट ज़ीरो आप फाइंड कर सकते हो, ये 0 केल्विन है, इसको फ़ारेनहाइट के अंदर करके देखोगे कितना आता है, तो आप निकाल लोगे सेम तरीके से। अच्छा, इन बायोमेटालिक स्ट्रिप टू मटेरियल्स आर यूज हैविंग, बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होती है, आपके पास एक, आप एक स्ट्रिप बनाते हो जिसमें आप जो है दो मेटल्स यूज़ करते हो। ठीक है, बायोमेटालिक स्ट्रिप इसका नाम है। बेसिकली समझने वाली चीज़ जो है ना वो ये है कि इनमें हम जो दो मटेरियल्स यूज़ करते हैं उन दोनों की जो अल्फ़ा होती है ना, अल्फ़ा यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, को कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो सेम रहती है दोनों की, ओ सॉरी अपना डिफरेंट होती है दोनों के लिए। तो दोनों के लिए डिफरेंट होती है, तभी जो है हम इसको यूज़ करते हैं, ताकि जब इसको हीट मिले तो एक जो चीज़ होगी, सपोज करो कि ये पहली वाली, तो ये ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, ये ज़्यादा आगे जाएगी, और दूसरी जो होगी अगर इसकी एक्सपेंशन कम है, थर्मल एक्सपेंशन, तो ये कम एक्सपेंड करेगी और पहली वाली ज़्यादा करेगी। तो इसके नतीजे में क्या होगा, एक ओवरऑल जो है वो कर्व आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब जो है आप ये कर भी जो है वो सकते हो घर में नॉर्मली, कि आप एक एल्यूमिनियम फॉयल लो। ठीक है, समझाने के लिए समझा रहा हूँ। एल्यूमिनियम फॉयल लो, उसकी एक साइड पर पेपर लगा दो। अब आप क्या करो, जिस साइड पे एल्यूमिनियम हो ना उस साइड पे हीट करो,
तो आप देखोगे कि जो आपने एक स्ट्रिप बनाई हुई है, ये दोनों साइड जो है, एक साइड किसी ऊपर वो कर्व हो जाएगी, या पेपर वाली साइड ही होगी मोस्टली, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो अल्फा है वो ज़्यादा होगी। अच्छा, अब आप पूछोगे कि पेपर जो है वो मेटल वगैरह नहीं है, तो मैंने ये आपसे पहले ही कहा कि इसका नाम जो है वो बायोमेटालिक स्ट्रिप है, और नॉर्मली इसमें ब्रास वगैरह भी यूज़ होता है, और ब्रास में जो है मेरे ख्याल से वो ये भी मेटल नहीं है, इसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। और पेपर जो है, ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया कि ये अगर आपको बात समझ नहीं आई हो कि अल्फ़ा डिफरेंट होने की वजह से ये किस तरह से होता है, तो आप खुद से ये करके भी देख सकते हो। थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस यूज्ड इन, अच्छा थर्मोस्टेट क्या करता है, ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट। रेशियो बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन को हम बोलते हैं, और उसके और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन के दरमियान में जो रिलेशन या रेशियो है वो कितना होता है, 3:1 होता है। लीनियर थर्मल एक्सपांशन डज नॉट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि वाटर जो है वो लिक्विड है, और लिक्विड के अंदर जो नॉर्मली एक्सपांशन होती है वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन होती है। देयर आर 4 rods ऑफ सेम सब्सटेंस, यानी कि इनकी नेचर ऑफ सब्सटेंस सेम है, यानी कि अल्फा सेम, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि इनकी एरिया सेम, और बट डिफरेंट लेंथ डिफरेंट। लेंथ कितनी है, 10 20 30 40। व्हेन दे आर हीटेड, जब इनको हीट किया सेम टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि डेल्टा टी सेम, तो थर्मल एक्सपेंशन कम से कम किस में होगी। अब देखो, डेल्टा एल जो होती है ना वो प्रोपोर्शनल होती है एल नॉट डेल्टा टी के, तो यहाँ पर तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसको क्या कर देंगे, रिमूव। तो चेंज इन लेंथ, यानी कि थर्मल एक्सपांशन जो बेसिकली है वो किसके अंदर ज़्यादा होगी, या लीनियर एक्सपांशन, जिसकी शुरू में लेंथ ज़्यादा है, तो शुरू में लेंथ किसकी ज़्यादा है, 40 की, उसके बाद 30 की, उसके बाद 20 की, उसके बाद 10 की, यानी कि कम से कम एक्सपांशन किस में होगी, 10 मीटर्स के अंदर। तो यहाँ पर आपसे मिनिमम का पूछा गया है, मिनिमम के लिए 10, और अगर मैक्सिमम पूछा जाता तो मैक्सिमम के लिए 40। सिंपल। चेंज इन टेम्परेचर 70 डिग्री, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। अब ये आप कर सकते हो, मैंने एक प्रॉब्लम आपको करके दिखाया कि 70 डिग्री को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में, तो ये सेम लगाओगे, C/5 = F-32/9, यहाँ पर रखोगे 70, और बाकी आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो ऑफ गैस इज द टेम्परेचर एट विच, एब्सोल्यूट जीरो कौन सा टेम्परेचर है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बिकम्स जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स या गैस बिकम्स जीरो, वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स जीरो, मास ऑफ वॉल्यूम बिकम्स जीरो। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन दोनों पॉइंट्स के लिए कि ये आपको बुक से मिल जाएंगी, ये थर्ड वाला पॉइंट जो है ना ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, एब्सोल्यूट जो है ज़ीरो जब टेम्परेचर होता है, यानी कि ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो जब टेम्परेचर होता है, तो ये आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है गैसेस की वो ज़ीरो हो जाती है। उसके साथ साथ जो वॉल्यूम है वो भी ज़ीरो हो जाता है, लेकिन मास ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, ये बात आपने याद कर लेनी है, मास ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि मास जो है वो कांस्टेंट होता है। मास अगर टेम्परेचर आप कम करोगे तो मास ज़ीरो का मतलब क्या है कि मास ख़त्म हो गया, और डायरेक्टली ऐसे ही मास ख़त्म कैसे होगा, मास एनर्जी में या तो कन्वर्ट होगा या किसी और फॉर्म में जाएगा, तभी जो है वो ख़त्म होगा, ऐसे डायरेक्टली ख़त्म नहीं होगा हवा में। तो ये 1 और 2 करेक्ट है, बाकी ये थर्ड जो है वो करेक्ट नहीं है। The temperature of substance change from -40 to 20 डिग्री, what would be the change on Kelvin scale। अच्छा, यहाँ पर जो है आपसे चेंज पूछी गई है, तो मैंने पहले आपको बताया था फार्मूला टेम्परेचर कन्वर्शन के लिए, तो वो फार्मूला था डिग्री की चेंज के लिए। डिग्री के चेंज के लिए आप फार्मूला यूज़ करोगे C/5 = F-32/9 K-273/5। लेकिन जब बात हो चेंज की, तो चेंज के लिए आप फार्मूला यूज़ करोगे डेल्टा C/5 =डेल्टा F/9 =डेल्टा K/5। इनमें से जो सब्सट्रैक्शन वाली वैल्यूज थे वो आप हटा दोगे, तो ये फार्मूला है चेंज के लिए, याद कर लो। दिस फार्मूला इज फॉर चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर आपसे बोला जाए कि इस स्केल में इस टेम्परेचर से हम इस टेम्परेचर की तरफ गए, यानी कि अगर एग्जांपल दूं
कि सेंटीग्रेड में आप -40 से 20 तक गए हो, तो बताओ कि दूसरे टेम्परेचर दूसरे जो है फ़ारेनहाइट या केल्विन में वो चेंज कितनी होगी। तो वो आप इस तरह से निकाल सकते हो। फ़ारेनहाइट में पूछी गई है मेरे ख्याल से, केल्विन स्केल में पूछी गई है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अब देखो ना, अगर मैं सेंटीग्रेड और केल्विन की बात करूं तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जिन दो को कंपेयर करना हो उन दोनों को ही हमें जो है देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक जो है आपका क्या बोलते हैं इसको, एक वैल्यू यहाँ पर डेल्टा सी अपॉन 5 है और दूसरा डेल्टा के अपॉन 5 है। तो यहाँ पर डेल्टा सी अपॉन 5 को हमने कंपेयर किया किसके साथ, डेल्टा के अपॉन 5। तो इनका ये 5 में ख़त्म हो गया, तो डेल्टा सी किसके इक्वल मिला, डेल्टा के। तो यहाँ पर मुझे जो आपको बात समझानी थी वो यही थी कि जो सेंटीग्रेड में चेंज होती है ना टेम्परेचर की, वो केल्विन में भी इक्वल होती है। तो अगर मैं बोलूँ कि हमने 20 डिग्री चेंज किया टेम्परेचर किस में, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो बताओ चेंज केल्विन में कितनी होगी, केल्विन में भी सेम ही होगी, 20 होगी, 20 लेकिन केल्विन। तो यहाँ पर देखो ये -40 से गया है +20, तो ये चेंज कितनी होगी, चेंज किस तरह से आप फाइंड करते हो, 20 फाइनल माइनस इनिशियल, शुरू में कितना था -40, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, क्या हो जाएगा प्लस, तो 40 + 20 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर देखो पूछा किस में गया है, कौन से स्केल में, केल्विन में, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 60, यानी कि सेंटीग्रेड में भी 60 है, केल्विन में भी 60 है। तो चेंज को आपने इस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। ये पॉइंट भी न्यू है काफ़ी बच्चों के लिए, क्योंकि ये काफ़ी बच्चों को नहीं पता होती कि इस चेंज में फ़र्क क्या है और डिग्री में फ़र्क क्या है। तो अगर डिग्री की कन्वर्शन हो तो फॉर्मूला लगेगा ऊपर जो मैंने बताया, और अगर चेंज के लिए पूछा जाए तो चेंज के लिए फॉर्मूला ये लगेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि दूसरी बात ये कि आपके पास ये जो वर्कशीट मैं कर रहा हूँ ये GT1 है, और बाकी वर्कशीट्स भी काफ़ी चैप्टर्स की अपलोडेड हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है किप्स वर्कशीट्स के नाम से। तो अगर आपने फिज़िक्स प्रॉब्लम्स वगैरह करने हो, या अगर आपको प्रॉब्लम्स में मसला आ रहा हो, तो वो आप जो है वहाँ से देख सकते हो और वहाँ से जो है आप सॉल्व कर सकते हो। The fact that a thermometer takes its own temperature illustrates, अब यहाँ पर बोला गया है कि fact that thermometer takes its own temperature, the difference between the heat and thermal energy, fact the molecules are constantly moving, thermal equilibrium। अब जो अपना थर्मामीटर का जो टेम्परेचर होता है ना, वही आपको रीडिंग जो है वो शो करता है, ठीक है। तो इसको हम क्या किस वजह से बोलते हैं, क्यों या ये क्यों होता है, तो ये बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम की वजह से होता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर गर्मी ज़्यादा हो ना, तो ये थर्मामीटर ऑलरेडी रीडिंग ज़्यादा देता है। वो किस वजह से, कि सराउंडिंग से जो हीट होती है वो थर्मामीटर की तरफ आती है, और ये जो इसका बल्ब होता है इसमें से हीट जाएगी तो ये एक्सपेंड करेगा मर्क्यूरी, तो ये ऑलरेडी शो कर रहा होता है कोई वैल्यू। तो अगर कोई बुखार के लिए बंदा आएगा चेक करवाने डॉक्टर के पास, और अगर डॉक्टर ने फिजिक्स नहीं पढ़ी ठीक से, और वो सिलेक्ट हुआ है 2020 ये 3 के अंदर, जिसमें टेस्ट वगैरह सर्कुलेट हुए थे और उसको टेस्ट वगैरह मिल गई थी, तो वो क्या करेगा, वो नॉर्मली पर्सन को बोलेगा कि भाई मुंह खोलो और उसके में ये थर्मोमीटर डाल देगा, तो रीडिंग आ जाएगी कोई ना कोई, तो ये फीवर शो करेगा। लेकिन आपको पता है कि अगर आपको नहीं पता, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं बने फिलहाल, तो ये जो है आप इसको सबसे पहले पानी में रखते हो, ठंडे पानी में, ताकि अगर इसकी ऑलरेडी रीडिंग शो कर रहा है तो वो इसकी रीडिंग ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो है इसको आप जर्क करते हो, ताकि इसका जो मर्क्यूरी है अगर कोई ऊपर रह चुका है तो वो भी नीचे आ जाए। उसके बाद जो है आप रीडिंग लेते हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये सी, और इसके पीछे जो स्टोरी थी पूरी वो भी मैंने आपको बता दी। Which statement describes what happens is ice at 0 डिग्री सेंटीग्रेड start to melt become water। अब देखो मैंने आपको ये शुरू में ही बताया कि हीट एब्जॉर्ब होती रहेगी जब तक आपकी जो आइस है वो कन्वर्ट नहीं हो जाती लिक्विड के अंदर, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। Student wishes to check the upper and lower fixed points on Celsius scales of the thermometer. She has 4 beakers P, Q, R and S, ठीक है, P, Q, R and S।
beaker P contains a mixture of ice and salt, beaker Q contains mixture of ice and water, beaker R contains boiling salt solution, और दूसरा क्या है, beaker S contains boiling water. Which two beaker should be used to check the fixed points? अब आपके पास आपको पता है कि सेल्सियस में जो स्केल होता है आपके पास, उसमें एक जो पॉइंट होती है वो आइस की मेल्टिंग पॉइंट होती है, या एक तरह से बोल सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट। इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ टेम्परेचर के टर्म्स में, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक साइड है P, दूसरी साइड है Q। तो यहाँ पर देखो कि मिक्सचर ऑफ P और Q नहीं लिखते क्योंकि इसने बाकी वैल्यूज भी दी हैं। सवाल ये पूछा गया है आपसे कि एक स्टूडेंट जो है वो चेक करना चाहता है अपर एंड लोअर लिमिट सेल्सियस स्केल में। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको पता होती है, ऊपर बॉइलिंग होता है, नीचे फ्रीजिंग होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी जो है वो दो जो है वो एक्यूरेट है। अब P Q R S इसमें से आपने निकालना है। तो P में आइस एंड सॉल्ट है तो ये नहीं होगा। Q में क्या है, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। क्यू में क्या है, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। और मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर कहाँ पे आपको मिल सकता है, आपको 0 डिग्री पे मिल सकता है। तो क्यू आपका एक्यूरेट हो गया। अब ये कैसे मिल सकता है, मैंने बताया ना कि मेल्ट आइस हो रही होगी, तो जब आइस मेल्ट करेगी तो कुछ वाटर होगा और कुछ आइस होगी, लेकिन टेम्परेचर सबका जो वाटर होगा उसका भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये अगर बात नहीं पता तो ये बात याद कर लो। और दूसरा एस, एस यानी कि बॉइलिंग वाटर। एस बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग का क्या है 100। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। Which one of the following is in invariant standard of fixed point? A fixed point का जो invariant स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर ये क्या सिलेक्ट किया हुआ है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होती है कि वो टेम्परेचर जिस पर वाटर तीनों एग्जिस्ट स्टेट्स के अंदर मिले आपको, तीनों स्टेट्स के अंदर मिले, यानी कि सॉलिड भी हो वाटर, लिक्विड भी हो और गैस भी हो, वो टेम्परेचर और प्रेशर जिस पर आपको वाटर तीनों स्टेट्स के अंदर मिले, और टेम्परेचर वो कितना होता है 273.16। ठीक है। अ सर्कुलर मेटल डिस्क इज हीटेड विच क्वांटिटी डिक्रीज। अगर मेटल डिस्क को आप हीट करोगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। लेंथ बढ़ेगी तो अगर पहले वो उसकी थिकनेस ज़्यादा थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता पतली होती जाएगी, तो थिकनेस डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। The coefficient of cubical expansion of brass and iron are 54 and 10 to the power minus 5, 36 and respectively. If brass and iron rods show same difference of length at all temperatures, their length are in the ratio of। अब यहाँ पर टेम्परेचर सेम डिफरेंस ऑफ लेंथ एट ऑल टेम्परेचर्स, लेंथ को सेम कंसिडर किया गया है। एक सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ cubical expansion of brass and iron are 54 into 10 to the power minus 5 and 36 into 10 to the power minus 5 respectively. If brass and iron show the same difference of length at all temperature, their length are in the ratio of। अब लेंथ का आपसे रेशो पूछा गया है किसके लिए, ब्रास और आयरन के लिए। तो लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट डेल्टा टी, और यहाँ पर अल्फा होता है, तो यहाँ पर अल्फा का और लेंथ का रिलेशन अगर आपने निकालना हो तो ये एल नॉट को अगर मैं उस साइड लेकर जाऊँ तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पर एल नॉट और अल्फा का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो अगर इन दोनों का रेशो निकालना हो तो सबसे पहले क्या है, ब्रास, तो यहाँ पर मैं रखूंगा एल बी और नीचे क्या रखूंगा, लेंथ ऑफ दूसरा क्या है आयरन, एल आई इज इक्वल्स टू, इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने आएगा आयरन और नीचे क्या आएगा, ब्रास आएगा। अब ब्रास की जो है वो अल्फा कितनी है ब्रास की, तो ब्रास की अल्फा है 54, सॉरी सबसे पहले आयरन की रखनी है। आयरन की कितनी है 54 इंटू 10 पावर माइनस 6 है दोनों में, और नीचे क्या है, नीचे है आपका अल्फा
ब्रास के लिए, तो ब्रास वाली कौन सी है? 36 हमारी है, 36 हमारी, 36 जो है ना यहाँ पर देखो, ब्रास वाली पहले होगी और आयरन वाली बाद में, क्योंकि यहाँ पर रेस्पेक्टिवली लिखा हो। जब रेस्पेक्टिवली लिखा हो तो जो शुरू में वर्ड बोला गया हो वो पहली वाली वैल्यू के लिए होता है और बाद वाला सेकंड के लिए। तो ब्रास ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर आयरन के लिए लिखना है। आयरन के लिए हमारे पास क्या है? आयरन के लिए हमारे पास है 36 और ब्रास के लिए हमारे पास क्या है? ये 54 इंटू 10⁻⁶। अब ये 10⁻⁶ खत्म हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा, तो ये खत्म। और 36 जो है अपना, इसको जब आप टेबल पढ़ोगे तो ये कितनी मरतबा जाएगा? इसका जब आप टेबल पढ़ोगे इसके ऊपर तो इसका टेबल जाएगा 18 का 2 मरतबा और ये 3 मरतबा, 2:3। तो आपका आंसर जो है वो 2:3 आ गया। Two spheres of same size are made of same metal but one is hollow and other is solid. They are heated to same temperature then. तो अगर आपके पास दो मेटल्स हैं, एक मेटल जो है वो टू स्फीयर्स, दो आपके पास जो है सर्कुलर बॉल है, एक खाली है दूसरा भरा हुआ है अंदर से। तो जब आप उनको हीट करते हो, अच्छा सेम मेटल के लिए यानी कि इन दोनों का अल्फा सेम, क्योंकि अल्फा नेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर इनको हीट करोगे आप तो याद कर लो दोनों इक्वली हीट होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का अल्फा सेम है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है वो अल्फा होता है, लीनियर एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पर एक होलो है और दूसरा वॉल्यूमेट्रिक है। तो एक लीनियर एक्सपांड नहीं करेंगे बल्कि फुली जो है वो वॉल्यूमेट्रिक की तरह जो है वो एक्सपेंड करेंगे। What will be the length of steel and copper rod so that length of steel rod is 0.05 longer than the copper rod at all temperatures? अब ये आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला मैंने बताया है 2-3 मरतबा पहले भी, एल नॉट डेल्टा टी और ये अल्फ़ा, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करके निकालो, आंसर आ जाएगा। अपॉन विच फिजिकल क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स? काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। Molecules of which gas, oxygen or nitrogen in air will move fast at some particular temperature? तो जिसका मॉलिकुलर मास कम होगा वो फास्ट मूव करेंगे। मॉलिकुलर मास किसका कम होता है? ऑक्सीजन का होता है 32, नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है 28। तो इसका अगर मास कम है तो ये ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक कांस्टेंट मास है जिसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम हीट करते हैं। कौन सी चीज़ है जो चेंज नहीं होगी? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं, कौन सी चेंज नहीं होगी यहाँ पर पूछा गया है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और इसको हमने हीट किया है, तो हीट किया है तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये जितनी जगह पर पहले थे उतनी जगह पर बाद में होंगे, तो इनका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस इनके बीच में चेंज नहीं होगा, लेकिन इनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है, और प्रेशर इनका जो है वो बढ़ेगा। एवरेज स्पीड, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, डिस्टेंस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, ये आपका चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो है वो चेंज होगी या नहीं, यहाँ पर ये ऑप्शन फोर्थ वाला भी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल जो कोलाइड कर रहे थे वो भी, यानी कि जो वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ, तो ये पॉसिबिलिटी है। चलो ये आप इस पर सोचना और मुझे भी बताना फिर बाद में। प्रेशर ऑफ गैस, pressure of a fixed mass of gas increases when it is heated at constant volume due to, अब मैंने आपको बताई ये चीज़ पहले ही कि अगर कांस्टेंट आप रखोगे जो है वॉल्यूम को, उसके बाद हीट करोगे तो हीट करने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी या टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर रहा है, आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है? V इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन वो नहीं है। V इज इक्वल्स टू 3RT अपॉन एम, V इज इक्वल्स टू 3RT अपॉन एम, ये अंडर रूट, और ये टेम्परेचर जो है इस पर जो है ये अपना RMS डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड बढ़ेगी, यानी कि स्पीड जो है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से
प्रेशर बढ़ता है। थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया अभी कि प्रेशर बढ़ेगा। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इनक्लोज्ड स्पेस इज 1000 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द रूट। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इनक्लोज्ड गैस इज 1000 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द रूट। अब VRMS इसने बताई है कितनी है, 1000 मीटर पर सेकेंड, वही पूछी है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इन क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3। काइनेटिक एनर्जी को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्रेशर कितना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर का आपने जो है वो देखना है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, अच्छा आइडियल गैस के लिए है ना कंडीशन। तो काइनेटिक एनर्जी को आप अगर आपने 3 टाइम्स बढ़ा लिया तो टेम्परेचर भी आपका क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और दूसरा आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर को 3 टाइम्स बढ़ाओगे तो टेम्परेचर को अगर 3 टाइम्स बढ़ाओगे तो प्रेशर भी 3 टाइम्स बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इन अ सील्ड कंटेनर इज v। The gas is heated until the pressure in a gas is tripled. Assume that the volume contained remains unchanged. RMS speed is now, तो 3RT अपॉन m। अब PV आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, NRT। तो यहाँ पर RT की जगह पर हटाकर PV रखोगे, 3PV अपॉन m, और इसको कंपेयर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, खुद से ही कर लेना। Which one of the following statement is not true according to kinetic molecular theory of gases। मुझे लग रहा था कि ये टेस्ट जो है वो थ्योरेटिकल है तो इसमें टाइम कम लगेगा, लेकिन टाइम इसमें ऑलमोस्ट सेम ही लगा है, क्योंकि जो है कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं और आपको एक्सप्लेनेशन देना लाजमी है। काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट नहीं है। इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली फार अपार्ट, मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, आपको ये बात पता होगी। अच्छा, ये काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी के पॉस्टुलेट्स याद कर लो हमेशा। अगर डिफरेंट बुक्स में भी लिखे हो ना तो वहाँ से भी पढ़ लो, क्योंकि एक आध पॉइंट जो है वो मे भी आपको न्यू मिल जाए। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स इज वेरी स्मॉल वेरी कंपेयर्ड, ये बात भी ठीक है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट गैसेज आर डिफरेंट एट सेम टेम्परेचर। तो डिफरेंट गैसेस की सेम टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट कैसे होगी। दी एवरेज काइनेटिक एनर्जीज ऑफ डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट, तो ये बात भी तो ठीक है। अगर मैं रखूँ v इज इक्वस टू अंडर रूट 3RT अपॉन m, तो अगर टेम्परेचर सेम रखूँ मैं तो डिफरेंट, अच्छा स्पीड चेंज होगी, 3/2 kT। हाँ ठीक है ठीक है, ये बात गलत है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड उनकी, अब देखो मुझे लग रहा था कि अपना काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अलग नहीं होगी, स्पीड अलग होगी, क्योंकि अगर टेम्परेचर सेम रखें भी तो मास तो हर गैस का अलग अलग है, तो उस हिसाब से स्पीड अलग अलग आनी चाहिए। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 kT। ठीक है, या 3/2 R/Na/T। तो अगर टेम्परेचर सेम हो ना तो ये K ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी सेम आती है। अगर टेम्परेचर सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी, भले गैसेस डिफरेंट हो, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो ये ऑप्शन सी जो है वो गलत है। काइनेटिक थ्योरी KMT इज मोस्ट यूजफुल एंड एक्यूरेट व्हेन गैसेस आर, अच्छा यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है कि आइडियल गैसेस जो है वो बिहेवियर आपने देखना होता है। आइडियल गैसेस में आपके पास जो फोर्सेस होती हैं वो ना अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ना रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। तो आपसे एक सवाल और भी पूछा जाता है केमिस्ट्री के अंदर कि कौन सी कंडीशन के ऊपर गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं, तो वो करती हैं हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। अब इसका रीज़न क्या है, जब प्रेशर लो होगा ना तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, और हायर टेम्परेचर होगा तो ये इनका डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, ये एक दूसरे से बिल्कुल दूर चले जाएंगे, इतना दूर चले जाएंगे ताकि इनके बीच में जो फोर्स है वो एग्जिस्ट ही ना करे। तो आइडियल के लिए यही कंडीशन होती है कि ना उनके दरमियान में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेज हो, ना उनके दरमियान में कोई रिपल्सिव फोर्सेज हो। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो तो उससे उसी वजह से हम बोलते हैं कि ये जो है अपना, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो है वो आइडियल है। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो बेसिकली है वो आइडियल गैस का बिहेवियर ही एक्सप्लेन करती है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो बी है। टेस्ट खत्म ही नहीं हो रहा। वन वे टू इंक्रीज प्रेशर ऑन अ गैस इज टू,
इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, एवागेद्रोस लॉ। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इन गैसेस द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल is high speed and random. Particles occur in clusters with molecules slightly further apart. नहीं, इस तरह से नहीं होता। Molecules are very close with each other and occupy all the spaces made available to them. Molecules close नहीं होते, दूर दूर होते हैं गैस molecules. The movement of particles is high speed में होती है और random होती है, तो यही बात ठीक है। एज टेम्परेचर इंक्रीज स्पीड इंक्रीज करती है भाई, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 RT/m, ठीक है। व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन एट 300, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 RT/m। m रखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है 2 रखो, 3 R कांस्टेंट है, टेम्परेचर रखो 300 और इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट, तो इसके लिए फॉर्मूला 3/2 KT, के किसके इक्वल है R/Na, ठीक है। इसकी ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो याद कर लो और यहाँ पर ये पुट करनी है, टेम्परेचर 300 रखो, आपका आंसर निकल आएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू, अब ये सेम फॉर्मूला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा यहाँ पर ये टेम्परेचर है ना, एक बात मैं बताना भूल गया, ये आपने केल्विन के अंदर रखना है, ठीक है। और जो 3 RT/m वाले फॉर्मूला में वो भी टेम्परेचर केल्विन में रखना है, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के इक्वल मिलेगा, तो सेम फॉर्मूला लगाओगे 3/2 KT, आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर सेम है तो गैसेस भले डिफरेंट हो, काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम होगी। अच्छा, गैस इज वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है। व्हाट इज द वॉल्यूम एट, प्रेशर चेंज किया है और टेम्परेचर, यानी कि ये जो रिलेशन है ये किसके दरमियान में है, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है और टेम्परेचर भी है। वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है, यानी कि ये आपके पास देखो ये वॉल्यूम है V1, दिस इज P1 एंड दिस इज T1, और इस ये क्या है आपके पास, ये V2 है जो पूछा गया है, और P2 और ये T2। अब ये जो टेम्परेचर है ना ये आपने रखने हैं केल्विन में, और दूसरा फॉर्मूला है P1 V1/T1 इज इक्वल्स टू P2 V2/T2। अब ये फॉर्मूला लगाना है आपने और इसको सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएगा। फर्क ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर केल्विन में रखना है। अब मैं अगर इनको सॉल्व करूंगा तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसी वजह से आप खुद से कर लेना, होशियार बच्चे हो, MD गेट वाले हो आप में से भी। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस देयर आर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ पर सेंटीमीटर क्यूब ऑन एवरेज, द टेम्परेचर इज 3 Kelvin, व्हाट इज एवरेज प्रेशर ऑफ दिस वेरी डाइल्यूट गैस, 5 molecules per centimeter square cube, टेम्परेचर 300 केल्विन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर एरिया पर वॉल्यूम, और टेम्परेचर, एवरेज प्रेशर पूछा गया है। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया पहले ही, कौन सा, काइनेटिक एनर्जी वाला, तो ये है 3/2 KT। अब K किसके इक्वल मैंने बताया आपको, K विल बी इक्वल टू 3/, ये आपका 3/2, और ये K किसके इक्वल है, R/Na के, R/Na और ये T। अब RT जो है ना, PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स भी है, तो अगर मैं RT को इक्वल रखूँ PV के, तो यहाँ पर 3/2 PV। अब यहाँ पर प्रेशर भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया और टेम्परेचर भी आ गया, तो यहाँ पर यह फॉर्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हो प्रेशर ऑफ द गैस। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन इन द फिगर, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट आपने बतानी है। डेंसिटी कांस्टेंट, अच्छा यहाँ पर देखो सबसे पहले प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है, और यहाँ पर जो है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ,
टेम्परेचर के साथ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आपका प्रेशर भी चेंज हो रहा है, और बाकी चीज़ें कांस्टेंट कौन सी है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट है। पहले में आपसे बोल रहा है कि डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, तो प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, प्रेशर के साथ, तो D इज इक्वल्स टू एम पी में लिख सकता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो बात ठीक है। यहाँ पर देखो सेकंड वाले केस में डेंसिटी इज़ डिक्रीजिंग, क्योंकि प्रेशर जो है आपका चेंज नहीं हो रहा और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आपका जो है वो टेम्परेचर यहाँ पर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन प्रेशर के साथ कोई चीज़ भी वो जो है अपना नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर देखें प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, उसके साथ साथ जो है वो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि ओवरऑल जो है वो चेंज कोई नहीं आ रही, तो इसकी वजह से जो है डेंसिटी ऑफ गैस इज कांस्टेंट इन ग्राफ 3। तो यहाँ पर ये जो है ये लीनियर बन रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ, तो यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर देखोगे तो प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, तो डेंसिटी इस केस में यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर इस केस में क्या आपने देखना है, इसको ये सारा मिक्स हो गया, इसको मैं अगेन मैं आपको समझाता हूँ सिंपल करके। सबसे पहले पहले ग्राफ देखो, पहले एक इक्वेशन देखो, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। आप यहाँ पर देखो प्रेशर आपका इंक्रीज़ कर रहा है, प्रेशर जब आपका इंक्रीज़ कर रहा है और टेम्परेचर, अच्छा दूसरी एक इक्वेशन आपको पता है कि जो है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर देखो पहली इक्वेशन में आपका प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है और टेम्परेचर सेम है, तो जब आपका प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और जब आपका प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, वॉल्यूम और प्रेशर की जो है वो रिलेशन किस तरह से होता है, इन्वर्स। तो अगर आपका प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, जब वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो आपकी डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी, यानी कि फर्स्ट वाले ग्राफ में डेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है, तो ये बात ठीक है। दूसरे वाले ग्राफ में देखो कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है और प्रेशर प्रेशर क्या है, प्रेशर सेम, तो अगर प्रेशर को आप सेम कंसिडर करो, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी में से अगर आप प्रेशर को सेम कंसिडर करो तो नंबर ऑफ मोल सेम, ये भी कांस्टेंट, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ कर रहा है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के साथ, तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ कर रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, यानी कि सेकंड ग्राफ में आपका जो है वो डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, यानी कि ये भी ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, रॉन्ग स्टेटमेंट। और थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी कि ये रिलेशन लीनियर आ रहा है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर दो चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका रेशो जो होता है वो कांस्टेंट आता है, उनका रेशो क्या आता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी है, तो इस टी को मैं मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे, तो उस साइड अगर डिवाइड करेगा तो यहाँ पर ये बनेगा पी अपॉन टी, और ये वॉल्यूम है, उस साइड जाकर क्या बनेगा, एन आर अपॉन वी। तो यहाँ पर पी अपॉन टी जो है, पी अपॉन टी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के साथ, तो अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो आपका वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डेंसिटी डेंसिटी भी कांस्टेंट मिलेगी आपको। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये भी करेक्ट है, तो इसने रॉन्ग पूछा है, तो ये नन ऑफ दीज होगा, ये अपना 3 नहीं होगा, ये की में मिस्टेक है, और ये आपका जो है क्वेश्चन सी भी करेक्ट है, ठीक है। और बाकी वर्कशीट्स मैंने आपको बताई कि ऑलरेडी अपलोडेड हैं काफ़ी,
GT 2 एंड 3 जो है वो मैं अपलोड करूँगा बाद में। और उसके साथ साथ केमिस्ट्री एंड बायो के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। तो जो मुझे मैसेज करते हो कि सर बायो एंड फिज़िक्स के लेक्चर्स अपलोड करो, वर्कशीट्स अपलोड करो, तो आप पहले विज़िट किया करो बाकी चीज़ें के चैनल पर कौन कौन सी चीज़ें अपलोडेड हैं। काफ़ी चीज़ें अपलोडेड हैं, काफ़ी चैप्टर्स के दो दो तीन तीन वर्कशीट्स अपलोडेड हैं। तो वो आप जो है देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ताकि सबका फ़ायदा हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।